फ्रांस के नए कानून में भारत के लिए भी एक बड़ी सीख है, लेकिन इससे समझने के लिए पहले आपको यह बताना जरूरी है कि भारत और फ्रांस में समानताएं क्या हैं। अब आप यह समझिए कि फ्रांस और भारत की चुनौतियां एक जैसी क्यों हैं और क्यों आज हमें फ्रांस और भारत के बीच की तुलना करनी चाहिए। पहला पॉइंट यह है, भारत और फ्रांस दोनों ही बड़ी मुस्लिम आबादी वाले धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश हैं। दोनों में ही जगहों पर बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी है। भारत में भी लगभग 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान रहते हैं और पूरी दुनिया में मुस्लिम आबादी के हिसाब से भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है। दूसरा पॉइंट, फ्रांस की कुल आबादी में मुसलमानों की संख्या 9% है, जबकि भारत में कुल आबादी में मुसलमानों की संख्या 13% है। तीसरा पॉइंट, भारत और फ्रांस दुनिया के ऐसे दो बड़े देश हैं जहां मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। चौथा पॉइंट, भारत और फ्रांस दोनों देशों के लिए आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या है। और आखिरी बात यह कि कट्टरपंथी और अलगाववादी संगठन भारत और फ्रांस दोनों ही देशों के संवैधानिक ढांचे को ध्वस्त करना चाहते हैं। दोनों ही जगहों पर जो कट्टरवादी और अलगाववादी संगठन हैं वो सीधे संविधान पर हमला बोल रहे हैं, सीधे लोकतंत्र पर हमला बोल रहे हैं और इसकी वजह से दोनों ही देशों में खतरा बहुत बढ़ गया है अलगाववाद का। यानी फ्रांस और भारत में इतनी समानताएं हैं कि भारत इस नए कानून से बहुत कुछ सीख सकता है, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि भारत लेट हो गया है। फ्रांस से भी पहले ये कानून भारत को लाना चाहिए था। लेकिन अब आप सोचिए, फ्रांस इतना बड़ा कानून लेकर आ गया, भारत तो सिर्फ एक नया नागरिकता कानून लेकर आया था, उसी में हमारे देश में कितने विरोध प्रदर्शन होने लगे। अब क्योंकि भारत में जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की मांग समय समय पर होती रहती है, वो भी इसी तरह से देश के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देगा। अगर समान आचार संहिता लागू हो गया तो धार्मिक आजादी के नाम पर हमारे देश में चलने वाले अलग अलग धार्मिक कानून खत्म हो जाएंगे, लेकिन अभी ऐसा है नहीं। और संविधान ने नागरिकों को बराबरी देने का जो वादा किया था वो वादा तब पूरा हो पाएगा। हालांकि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की राह बहुत मुश्किल है। अगर भारत चाहे तो फ्रांस के इस नए कानून को एक टेम्पलेट मानकर, एक फॉर्मूला मानकर यूनिफॉर्म सिविल कोड की नींव रख सकता है। और आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत यही है कि लोकतांत्रिक देशों में संविधान को धर्म से ऊपर रखा जाए और लोग पहले संविधान की कसम खाएं और फिर अपने धर्म का पालन करें। हालांकि भारत के लिए एक चुनौती यह भी है कि आज अगर भारत फ्रांस जैसा कोई कानून लाता है तो देश में तुरंत विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे और आंदोलन के नाम पर सड़कों को बंधक बना लिया जाएगा, जैसा CAA के टाइम पर हुआ था। भारत अगर फ्रांस की तरह अपने धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का बचाव करे तो उसके लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल नजर आता है आज की स्थिति में। इसकी बड़ी वजह है हमारे देश के नेता धर्मनिरपेक्षता को लेकर परिपक्व नहीं है। भारत में सेकुलरिज्म के नाम पर सिर्फ राजनीति होती है। आज हमारे देश में सेकुलरिज्म राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र का बड़ा हिस्सा बन चुका है, यानी सेकुलरिज्म अब राजनीति का हिस्सा बन गया है। जबकि हमारा यह मानना है कि धर्मनिरपेक्षता के आधार पर राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। धर्मनिरपेक्षता एक अलग चीज है, उस पर किसी पार्टी को राजनीति नहीं करनी चाहिए, उससे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। असल में धर्मनिरपेक्षता को लेकर भारत को फ्रांस जैसा सख्त रुख अपनाना चाहिए, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि हमारे देश में इसकी संभावना कम है। अब हम आपको फ्रांस से आई कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। फ्रांस में अब मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों ने इस कानून का विरोध करना शुरू कर दिया है, जैसा भारत में करते हैं, और उनका आरोप है कि इस कानून से उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सीमित हो जाएगा। और इसके लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भी बहुत आलोचना वहां पर हो रही है। सोचिए, ये जो पूरा गैंग है, टुकड़े टुकड़े गैंग, असहनशीलता गैंग, ये पूरी दुनिया में चाहे किसी भी देश में हो एक ही तरह से ऑपरेट करता है। जैसे भारत में ऑपरेट करता है वैसे ही फ्रांस में भी करता है। धार्मिक कट्टरता के खिलाफ मैक्रों जो कानून लाए हैं वो अभी निचले सदन में ही पास हुआ है पार्लियामेंट के, और अभी सेनेट में इस पर चर्चा होनी बाकी है। हालांकि उम्मीद है कि सेनेट में भी यह बहुमत से पास हो जाएगा, क्योंकि फ्रांस की संसद के निचले सदन में कुल 577 सीट हैं, जिनमें से 498 सांसद ही इस बिल पर वोटिंग के दौरान संसद में मौजूद थे, और इनमें से 347 सांसदों ने इसके समर्थन में वोट दिया, जबकि 151 सांसदों ने इसके खिलाफ वोटिंग की है। फ्रांस की बड़ी विपक्षी पार्टियों में से एक नेशनल रैली ने इस कानून का विरोध किया है, और इस पार्टी की प्रमुख ने यह कहा है कि मैक्रों सरकार द्वारा लाया गया कानून बहुत कमजोर है। यानी वो इस कानून की मूल भावना के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो धार्मिक कट्टरता के खिलाफ और कड़ा कानून चाहते हैं।
हालांकि इस विरोध के पीछे का एक और पहलू यह है, और वो ये कि फ्रांस में अगले साल राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में यह कानून मैक्रों के लिए काफी अहम साबित हो सकता है। फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव से पहले धार्मिक कट्टरता के साथ शरणार्थियों का मुद्दा काफी चर्चा में है। इसे आप कुछ आंकड़ों के जरिए समझिए। प्यू रिसर्च सेंटर की एक स्टडी के मुताबिक अगर यूरोप के देशों में शरणार्थियों के आने का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो वर्ष 2050 तक, यानी अब से 30 साल के बाद, यूरोप की जो डेमोग्राफी है वो पूरी तरह से बदल जाएगी और अकेले फ्रांस में मुसलमानों की आबादी 9% से बढ़कर 18% हो जाएगी। आज हम आपको संक्षेप में ये देखिए, हम आपको आज दिखा रहे हैं कि किस किस देश में यह आबादी कितनी बढ़ जाएगी और अभी फिलहाल कितनी आबादी है। यूरोप की मुस्लिम जनसंख्या जो है ये 2016 के आंकड़े अभी हम आपको दिखा रहे हैं। और 2050 में यह जनसंख्या कितनी हो जाएगी, अब यह भी आपकी स्क्रीन पर है। किस देश में मुसलमानों की जनसंख्या, मुस्लिम जनसंख्या कितने प्रतिशत तक बढ़ जाएगी और पॉपुलेशन का कितना परसेंट बन जाएगी, वो अब आपकी स्क्रीन पर आ रही है। आज हम आपको संक्षेप में वर्ष 1789 में हुई फ्रांस की क्रांति के बारे में एक छोटी सी कहानी बताना चाहते हैं। वर्ष 1700 से 1789 के बीच फ्रांस की जनसंख्या 2 करोड़ से बढ़कर 3 करोड़ हो गई और इसकी वजह से बेरोजगारी, भुखमरी और महंगाई की समस्या ने भयानक रूप ले लिया। इसके विरोध में तब फ्रांस के लोगों ने राजशाही सत्ता के खिलाफ संघर्ष किया था और इसे समाप्त करके आधुनिक लोकतंत्र की शुरुआत की थी। इसके बाद दुनिया के ज्यादातर देशों ने फ्रांस से ही प्रेरणा लेकर लोकतंत्र और लोगों के मौलिक अधिकारों की स्थापना की थी। इसलिए आप कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार और लोकतंत्र का चैंपियन फ्रांस रहा है। आज 1789 की क्रांति के 232 वर्ष के बाद, जब दुनिया धर्म के नाम पर होने वाली हिंसा से त्रस्त है, ऐसे समय में फ्रांस का नया कानून दुनिया का मार्गदर्शन कर सकता है। क्रांतिकारी कानून है। फ्रांस ने अपने देश में कानून की मदद से टुकड़े टुकड़े गैंग की असहनशीलता को रोकने का इंतजाम कर लिया है, लेकिन इसके आधार पर अगर भारत ऐसा कोई कानून बनाए तो उसे हमारे देश के अपने ही लोग या तो बनने नहीं देंगे और अगर ये बन भी गया तो इसे लागू नहीं होने देंगे। हमारे देश में जो टुकड़े टुकड़े गैंग है वो देश के कानून को मानता ही नहीं। आप सब ये देख चुके हैं और आपने ये भी देखा होगा कि हमारे देश में जो प्रदर्शनकारी हैं वो तो ना सरकार की बात मानते हैं, ना संसद की बात मानते हैं और ना ही सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हैं। राष्ट्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए संसद ने जो सेडिशन लॉ बनाया, आज उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि देश के खिलाफ टूल किट बनाने वालों पर जब राजद्रोह की धाराएं लगीं तो हमारे ही देश के बहुत सारे बुद्धिजीवी, बहुत सारे पत्रकार और बहुत सारे नेता इसके खिलाफ खड़े हो गए और कहने लगे कि राजद्रोह के कानून का दुरुपयोग हो रहा है। अब बताइए, 22 साल की एक लड़की के खिलाफ भी राजद्रोह का कानून का इस्तेमाल कर लिया। भारत इतना कमजोर देश कैसे हो गया? यह दलील दी गई कि वर्ष 2019 में 93 लोगों पर राजद्रोह का केस दर्ज हुआ, लेकिन फैसला केवल 3.3% केस में ही आया, यानी करीब 3 लोगों को ही सजा मिल पाई। लेकिन ये लोग ये नहीं बताते कि 2019 में ही 32,25,000 क्रिमिनल केसेस में भी सिर्फ 30% मामलों में ही सजा मिली है। हमारे देश का जो कन्विक्शन रेट है वो वैसे भी उतना ही कम है। जेएनयू के छात्र नेता कन्हैया कुमार पर 5 साल पहले 2016 में राजद्रोह का आरोप लगा था, लेकिन इस मामले में कार्रवाई अब फरवरी 2021 में जाकर शुरू हुई है, जब अदालत ने इस मामले में संज्ञान लिया। यानी संज्ञान लेने में ही 5 साल लग गए और ये 5 साल इसलिए लगे क्योंकि हमारे देश में जितनी भी इस तरह की ताकतें हैं उन्होंने इस केस को रोकने की पूरी कोशिश की। इससे फैसले में देरी का अंदाजा आप लगा सकते हैं। इस बीच इसी आरोप की वजह से वो इतने प्रसिद्ध हो गए कन्हैया कुमार कि 2019 का लोकसभा चुनाव भी उन्होंने लड़ लिया। आजकल अगर आप देखेंगे तो वो ने आप अक्सर कुछ टेलीविजन चैनल के स्टूडियोज में बैठे हुए दिखाई वो आपको देंगे और अब वो पूरी तरह राजनीति में आ चुके हैं, नेता बन चुके हैं और उनका नाम भी बहुत मशहूर हो चुका है। टुकड़े टुकड़े गैंग के कानून के बारे में यही सोच हमें एक बार फिर 1947 में पहुंचा देती है, जब भारत 562 अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था और उसे 10 साल की मेहनत के बाद एक राष्ट्र के रूप में एक साथ लाने में सफलता मिली थी। इससे पहले तो भारत देश एक था ही नहीं, अलग अलग रियासतें थी।
लेकिन 73 साल के बाद भी भारत फिर से टुकड़े टुकड़े गैंग की वजह से वैसे ही बटा हुआ दिखता है। उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश, पूर्वांचल और बुंदेलखंड बनाने की मांग चल रही है। असम में बोडोलैंड राज्य बनाने की मांग है। गुजरात में सौराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड, महाराष्ट्र में विदर्भ और बिहार में मिथिलांचल, कर्नाटक में कुर्ग और केरल में अलग मालाबार राज्य बनाने की मांग चल रही है। पूरे देश की बात करें तो कश्मीर, खालिस्तान, असम, नागालैंड और कई और राज्यों में नक्सलवादियों और माओवादियों के अलगाववादी षड्यंत्र भी चल रहे हैं, जो इस देश को किसी भी समय तोड़ना चाहते हैं। इस देश को अगर बंटने से बचाना है तो लोकतंत्र की सीमा में कानून ही हमारी मदद कर सकता है। लेकिन अगर संसद, कोर्ट और सरकार को न मानने की जिद इसी तरह बढ़ती गई तो फिर देश का क्या होगा, आप शायद अभी उतना ना समझ पाएं, लेकिन फ्रांस जैसे लोगों ने इसे अभी से समझ लिया है। और इसीलिए आज हमने फ्रांस के इस नए बिल का आपके सामने इस तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश की, पेश करने की कोशिश की है कि फ्रांस ने जो काम किया है, जो हिम्मत दिखाई है, वो हिम्मत अब भारत को दिखानी होगी। और भारत को भी ये बताना होगा कि अब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, हर जगह चर्च, एक ही कानून चलेगा और वो होगा भारत का कानून, और वो होगा हमारे संविधान में लिखा हुआ कानून। आज ऐसा नहीं होगा कि एक धर्म में 16 साल की एक बेटी, एक लड़की की शादी हो सकती है तो दूसरे धर्म में 19 साल की हो सकती है, और किसी तीसरे धर्म में किसी और एज ग्रुप में उसको जाकर उसकी शादी हो सकती है। यानी हर धर्म के अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग कानून हैं। अब ये इस देश में नहीं चलेगा और टुकड़े टुकड़े गैंग को साफ तौर पर यह समझ में आ जाना चाहिए कि एक ही कानून होगा, एक देश होगा, एक कानून होगा। अब हम Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.